डेनमार्क का स्टडी वीज़ा लेना इजी है या रिस्की है? इसकी वीज़ा रेशो क्या है? रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? ट्यूशन फीस क्या होगी? अगर आप ये सारा कुछ किसी एक वीडियो में जानना चाहते हैं जिसमें इसका हर पार्ट आपको क्लियरली बता दिया जाए तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। और वीडियो के एंड में सेक्शन 7 में मैं आपको वो गलती बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं और जिनकी वजह से उनका डेनमार्क का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप स्टडी इन डेनमार्क 2026 में 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी आपने एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैंने हर सेक्शन को फुल डिटेल में बड़े सादा अल्फाज में आपके लिए जो है वो कवर किया है। इससे अच्छी वीडियो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे एक कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो है वो डेनमार्क का गाइड किया हो। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो डेनमार्क क्यों टॉप चॉइस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? डेनमार्क सिर्फ एक कंट्री नहीं है यूरोप के अंदर, ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, ये मैं शुरू में बता दूं। यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप 10 में हमेशा रहा है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी के लिहाज से, पीस के लिहाज से डेनमार्क एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये तकरीबन 60,000 यूएस डॉलर पर एनम है। इसका मतलब है कि हर शख्स एक अच्छी जॉब कर रहा है, एक अच्छा अर्न कर रहा है। डेनमार्क आपको आपकी स्टडीज के बाद 3 साल का रेजिडेंट परमिट देता है आपकी जॉब के लिए, एक्सटेंशन के लिए, और जिसके बाद आप पीआर की तरफ जा सकते हैं। 2026 में इन्होंने काफी अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से। तो इस वीडियो में मैं हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करूंगा। स्पेशली डेनमार्क में अगर आप मास्टर्स के लिए देखें तो यहाँ पे 95% आपको कंफर्म वीजा मिलता है। मोर देन 380 मास्टर प्रोग्राम्स इंग्लिश के अंदर डेनिश यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ऑफर हो रहे हैं। बैचलर के भी प्रोग्राम्स हैं लेकिन उनकी जो कंपैरेटिव टू मास्टर्स उनका जो है वो वीजा रेशो थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड। उसकी क्या रीजन है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो डेनमार्क यूरोप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लैंडस्केप बहुत प्यारा है, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, वर्किंग राइट्स हैं स्टूडेंट के लिए। आप ड्यूरिंग स्टडीज आप पार्ट टाइम अपना 20 आवर्स पर वीक यहाँ पे आप जो है वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का पार्ट है लेकिन ये यूरो करेंसी को यूज नहीं करता। इनकी अपनी डेनिश क्रोना जिसको बोलते हैं वो यूज होती है, और एक डेनिश क्रोना जो है, एक यूरो जो है वो डेनिश क्रोना तकरीबन 7.46 डेनिश क्रोना के बराबर है। और आज के दिन के मुताबिक एक डेनिश क्रोना पाकिस्तानी तकरीबन 43 रुपीज के बराबर है। तो ये इनकी करेंसी है, इसको आप देख लें कि इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्यूशन फीस का हिसाब लगाया जाता है। सेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं टॉप डेनिश यूनिवर्सिटीज की जिन पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूएस रैंकिंग के लिहाज से, आईटी के सब्जेक्ट्स के लिहाज से, इंजीनियरिंग के लिहाज से डेनिश यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। जो इनकी टॉप 7 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन। ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की, रिसर्च बेस्ड। यहाँ पे 40,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल हैं। ट्यूशन फीस इसकी अगर हम बात करें तो ये राउंड अबाउट 60,000 टू 120,000 डेनिश क्रोना पर ईयर है। इनकी जो सेकंड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप ज्यादातर आईटी के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग, आईटी और एनर्जी के लिहाज से डेनमार्क में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे ये इसकी फी रेंज जो है वो तकरीबन 75,000 टू 120,000 डेनिश क्रोना पर ईयर है। इसको आप पीकेआर के हिसाब से जरूर दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आरहस यूनिवर्सिटी है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है, मैंने इसके ब्रीफ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ये भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर, वर्ल्ड के अंदर शामिल है। स्ट्रॉन्ग है बिजनेस के हवाले से, साइंस के हवाले से। चौथे नंबर पे एक कोपनहेगन बिजनेस स्कूल है जो सोशल साइंसेज है, बिजनेस के हवाले से इसकी बड़ी प्रेस्टीजियस रैंकिंग है यूरोप के अंदर। ट्यूशन फीस अगर यूरोज में देखें काफी एक्सपेंसिव है, 16,000 यूरोज पर ईयर यहाँ पे ट्यूशन फीस है। फिफ्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क है। ठीक है, इसके 6 कैंपस हैं, काफी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। 45,000 से लेके 120,000 पर ईयर यहाँ पे जो है वो एवरेज फीस है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर है। आलबॉग यूनिवर्सिटी है इसके अलावा 6 नंबर पे, और 7 नंबर
नंबर पे रोस्काइड यूनिवर्सिटी है जिसको RUC भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी मल्टी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो ये 7 डेनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। ये पब्लिक एंड सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं कि आपने ये इतनी ज़्यादा फीस दे के परेशान नहीं होना। एक नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इनके स्कॉलरशिप्स भी बताऊंगा जिसको अप्लाई करने से आप 50 to 60% यहाँ पे अपनी फीस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि एडमिशन ओपन है या क्लोज है, और स्टूडेंट सिर्फ इस बात को फोकस करते हैं। इस सेक्शन में आपको अपनी टाइम को प्लान करना है कि आपने किस हिसाब से, अगर आप डेनमार्क के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने अपनी डेडलाइन मिस कर दी और इसको प्रॉपर प्लान ना किया तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। अगर हम बैचलर के एडमिशन की बात करें तो इसका पोर्टल हर साल तकरीबन 1 फरवरी को ओपन होता है, और सिर्फ 1.5 माह की विंडो 15 मार्च को ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का पोर्टल नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हो जाता है। और इसकी जो डिसीजंस हैं ये जाके आपको अप्रैल, मई और जून के अंदर आपको डिसीजन आना शुरू हो जाते हैं। और इनका एक पोर्टल है जहाँ पे जिसके थ्रू, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दिया है, नेशनल एडमिशन की वेबसाइट है जहाँ पे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम्स में, और आप मैक्सिमम 8 प्रोग्राम्स को चूज कर सकते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन। अब मास्टर एडमिशंस के लिए 2 राउंड हैं। राउंड 1 है सितंबर इनटेक के लिए जो मेजर इनटेक है। इसके एडमिशंस जो है वो पिछले साल 15 नवंबर से ओपन हो जाते हैं और इसकी डेडलाइन 15 जनवरी है, ये नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए। जो सेकंड राउंड है, जो स्प्रिंग इनटेक है, इसकी एडमिशन जो है वो 15 अगस्त से ओपन हो जाएंगे और उसकी डेडलाइन जो है वो नॉर्मली 1 सितंबर है। बहुत छोटी सी डेडलाइन के लिए यहाँ पे एडमिशंस ओपन होते हैं समर इनटेक के लिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा था कि आपने अपना प्लान करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। अगर इस टाइम पे आप जो समर इनटेक है 2027 की, अगर उसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, और यहाँ पे मास्टर्स के एडमिशंस कोई ज्वाइंट पोर्टल के थ्रू नहीं होते, यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे अपनी एप्लीकेशंस को पुट करना है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेलेवेंट अथॉरिटी से अटेस्ट करवाना है। वो मोफा से करवाना है, अपने IBC से करवाना है, HEC से करवाना है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल होंगे। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जहाँ पे हम आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे हैं, और मैं आपको कुछ वर्बली बता दूं। इसमें आपके मैट्रिक से लेके आपके बैचलर तक तमाम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। बैचलर डिग्री भी और आपका ट्रांसक्रिप्ट भी मोफा से और HEC से अटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा इस वीडियो के बाद ये सवाल करेगा, तो इंग्लिश टेस्ट क्या उसकी रिक्वायरमेंट है आइल्स में, और डुओलिंगो में आपको कितने चाहिए, ये भी नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ अगले सेक्शन में। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अपडेटेड CV होनी चाहिए जिसमें आपके तमाम एक्सपीरियंस, जिसमें आपका तमाम एजुकेशन के मार्क्स और जो भी आपने सर्टिफिकेशन ली है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए। इसके अलावा आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो चाहिए अगर आप आर्किटेक्चर या ऐसे जो आर्ट्स के प्रोग्राम हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक सी लिस्ट है आपके एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो आपने पूरी करनी है। तो अभी 2026 का सितंबर इनटेक है, इसकी डेडलाइन तो गुजर चुकी है, लेकिन जो 2027 का स्प्रिंग इनटेक है जिसके अगस्त में एडमिशंस ओपन होंगे, तो आपके लिए ये गाइडलाइंस हैं कि अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें। अगर आप अपना प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो ये वो राइट टाइम है जिसमें हम आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सब्जेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट करेंगे। और फिर जब आपके एडमिशंस पोर्टल्स ओपन होंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके जो है वो एडमिशंस अप्लाई हो जाएंगे। आपकी चीज़ें पहले से प्लान होंगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। बैचलर्स में यहाँ पे मोस्टली डेनिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स हैं और मोस्टली प्रोग्राम्स आपसे B1 लेवल ऑफ डेनिश लैंग्वेज मांगते हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने A लेवल किया हुआ है तब आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो इनके अपर सेकेंडरी स्कूल जिसमें इनका इंटरमीडिएट है उसके इक्वलेंट है, तब आप डायरेक्ट जो है वो बैचलर्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने FA या FSC की हुई है तो उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ प्रोग्राम्स में आपसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी है या मैथ है, फिजिक्स है, इसके मार्क्स आपसे पूछेंगे और मोस्टली 70% प्लस आपको मार्क्स रिक्वायर हैं, फिर आप जो है वो बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स IBCC से और मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए। अब हम बात
करते हैं कि मास्टर्स के लिए आप किसी भी जो HEC रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटी है वहाँ से अगर आपने डिग्री की हुई है, 4 साल आपका बैचलर्स है, तो आप यहाँ पे मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तब आप फुली एलिजिबल हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपकी डिग्री और आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से और मोफा से अटेस्ट होना चाहिए। अगर हम GPA की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 2.7 है और इससे अबव जितनी आपकी CGPA अच्छी होगी, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज काफी कम्पिटेटिव हैं, तब आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। जो IT के सब्जेक्ट्स हैं या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें GPA की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं, वो आप तकरीबन 2 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट डिग्री करने के बाद जो है वो जॉब प्लेसमेंट होती है। PhD के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट है, आपने सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेनी है और डेनिश बहुत अच्छे हैं रिसर्च के हवाले से, टॉप नॉच रिसर्च इनकी यूनिवर्सिटीज में होती है, तो आपको PhD का मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी रिसर्च की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि सिर्फ आपका रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हो सकता है। अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा है तब आपकी एलिजिबिलिटी मैच करेगी कि आप मास्टर्स में वहाँ पे एडमिशन ले सकें। और यहाँ पे आपने आपकी डिग्रीज और आपके ट्रांसक्रिप्ट लाजमी तौर पे HEC से अटेस्ट होने चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे ट्यूशन फीस और कॉस्ट के हवाले से। सीधी सी बात है कि डेनिश जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टडी इन डेनमार्क, ये एक एक्सपेंसिव है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये अफोर्ड करना जरा मुश्किल है। इसके मैं सिंपल सा ब्रेक डाउन बता दूं कि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जाते हैं तो 8,000 से लेके 12,000 यूरो पर ईयर फीस है, और अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो 10,000 से लेके 16,000 यूरो पर ईयर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर आप IT के अंदर जाते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं, तब आपकी फीस मजीद बढ़ जाती है 13,000 से लेके 16,000। ये मैं आपको एवरेज फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ डेनिश यूनिवर्सिटीज का। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में कंपैरेटिवली मास्टर्स में 6,000 से 10,000 यूरो है, और अगर आप स्पेशलाइज्ड कोई मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं या मेडिसिन के हैं उसमें 35,000 यूरो भी पर ईयर है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि इकोनॉमी के लिहाज से और एक्सपेंस के लिहाज से डेनमार्क एक एक्सपेंसिव कंट्री है। अब हम आते हैं लिविंग कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है, जॉब अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो वहाँ पे रहना भी एक्सपेंसिव है। अकोमोडेशन की बात करें तो 400 से 900 यूरो पर मंथ में आपको मिलेगा। फूड और ग्रोसरीज 200 से 250 यूरो। ट्रांसपोर्ट तकरीबन 40 से 50 यूरो। ये सारे यूरो में ऑलमोस्ट सेम एक्सपेंस है। बुक्स एंड मटेरियल्स तकरीबन 30 से 35 यूरो है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 20 यूरो। और इसके अलावा टोटल जो एस्टिमेट है एक एवरेज स्टूडेंट का वहाँ पे रहने के लिए 900 से लेके तकरीबन 1400 यूरो पर मंथ है। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ के यहाँ पे क्या स्कॉलरशिप्स हैं। देखें, डेनमार्क में आपको काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। एरास्मस का स्कॉलरशिप है, डेनिश गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, नॉर्ड प्लस प्रोग्राम है, प्राइवेट फाउंडेशन के स्कॉलरशिप्स हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपने टाइमली अप्लाई किया है तो पहले आपका जो है वो एडमिशन आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको शॉर्टलिस्ट करती है स्कॉलरशिप के लिए। तो आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर, आपकी अच्छी फाइल को प्रेजेंट करना, आपकी CV का अप टू डेट होना, अच्छे रेफरेंस लेटर का होना, अच्छे आइल स्कोर का, ये सारा कुछ जो है वो आपको स्कॉलरशिप विन करने में हेल्प आउट करता है। अभी तक आपको सारे पॉइंट्स का पता चल गया जिसमें हमने डिस्कस किया इसकी रिक्वायरमेंट्स का, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। लेकिन जो सबसे मुश्किल पार्ट है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली इस पॉइंट से भाग जाएंगे और 80% स्टूडेंट जो है वो पीछे हट जाएंगे या मिस्टेक करेंगे और अल्टरनेटिव वे ढूंढेंगे, वो है आपके इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। देखिए, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, अगर कोई इन कंट्रीज का सोच रहा है तो अपने दिमाग से आइल्स एग्जाम्पशन निकाल दे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों की बेस पे आपको, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि जी ऐसा ऐसा है, लेकिन जब आप डिटेल में उस यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर जाएंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जब उनकी एजुकेशन पाकिस्तान से है, वो एलिजिबल नहीं है कि वो विदाउट आइल्स या विदाउट किसी इंग्लिश टेस्ट के वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो वीज़ा के हवाले से, यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से आइल्स, टॉफल और डुओलिंगो, ये वो कुछ इंग्लिश टेस्ट हैं जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। PT मोस्टली एक्सेप्टेबल नहीं है। डेनमार्क इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, मोस्टली 80% पॉपुलेशन डेनमार्क की जो है वो इंग्लिश जानती है। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इंग्लिश, लेवल A और लेवल B जो है वो आपसे डिमांड किया जाता है। तो अगर हम आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मोस्टली आइल्स एकेडमिक एक्सेप्टेबल है। मिनिमम आपका 6 बैंड होना चाहिए, मोस्टली जो बैचलर्स के लिए है, और
यहाँ पे इससे अपर मास्टर्स के लिए आपको 6.5 की रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रोग्राम्स में C1 लेवल 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है। टॉफल IBT की बात करें तो मिनिमम आपको 83 स्कोर रिक्वायर है, और यहाँ पे कैम्ब्रिज ESOL जो है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट भी कुछ प्रोग्राम्स या कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर सकती हैं, ये आपको खुद रिसर्च करना होगा। 115 मिनिमम जो है वो यहाँ पे आपको डुओलिंगो का जो स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है। अगर बैचलर की बात करें तो कोई भी प्रोग्राम आपका 5.5 टू 6 मिनिमम स्कोर है, 5.5 से कम आपका नहीं किसी मॉड्यूल में होना चाहिए, तो वो बैचलर के लिए एक्सेप्टेबल है। मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 जो है वो आपका एक्सेप्टेबल है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जैसे कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल है वहाँ पे 7 बैंड ओवरऑल नॉट लेस देन 6.5 आपका एक्सेप्टेबल है। तो कुछ प्रोग्राम्स IT के, इंजीनियरिंग के या इंग्लिश के प्रोग्राम्स वहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 6.5 है। तो इस हवाले से जब भी आपने IELTS को सिलेक्ट करें, ये सबसे वाइडली दुनिया में एक्सेप्टेबल टेस्ट है। 6.5 आपने मिनिमम अपना टारगेट रखना है, बेशक आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं, या आपके वीज़ा प्रोसेस को असिस्ट करेगा। हमारे पास पूरे IELTS की एक ट्रेनिंग सेशन है, हमारी टीचर्स हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। IELTS सेक्शन का नंबर भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। IELTS के हवाले से हमारे हर स्टूडेंट का मिनिमम जो है वो 6.5 स्कोर जो है वो आता है, और हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अब सबसे लास्ट में वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा सेक्शन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें, इन कंट्रीज़ में अगर आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद आप वीज़ा स्टेज पे पहुंच गए, स्पेशली मास्टर के लिए, तो आप ऑलरेडी 95% तक आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वीज़ा टाइप्स हैं, कैटेगरी C और कैटेगरी D। मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो स्टडी ड्यूरेशन है ये 3 मंथ से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा है, तो आप फुल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप जो डेनमार्क का रेजिडेंट परमिट है, स्टडी वीज़ा है, उसके लिए जो है वो आप अप्लाई करते हैं, और उसकी फ़ीस पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 है। तो स्टेप बाय स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि सबसे पहले आपने ऑफिशियल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आपका आएगा। आप 1 सेमेस्टर की या 1 साल की आप इनिशियल ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी को पे करोगे। उसके बाद आपका ST1 फॉर्म है जो आपने कंप्लीट करना है, उस पर आपके और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव दोनों के साइन होंगे। इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनकी डेनिश इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप इसको फिल आउट करोगे। उसके बाद गैरीज के थ्रू जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, जिसके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो ऑफिसेज हैं। आप इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और आपके बायोमेट्रिक होगी, और यहाँ पे नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 to 12 वीक्स है। इसका मतलब 2 to 3 मंथ आपको चाहिए। तो अगर आपका जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आता है, आप फौरी से पहले ट्यूशन फीस पे करके अपने वीज़ा प्रोसेस की तरफ चल सकते हो। और डेनमार्क की एम्बेसी इस चीज़ को बार बार कहती है कि आप 2 से 3 माह पहले अपना वीज़ा लाजमी प्रोसेस कर लें। तो जितना अर्ली आप इसको प्लान करेंगे, अर्ली अप्लाई करेंगे, आपका एडमिशन सिक्योर होगा, उतना अर्ली आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। और समटाइम्स जब आप लेट होते हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज भी आते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वीज़ा के हवाले से वो सुन लें। उसमें आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिसका एंटायर स्टडी पीरियड के दौरान उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। ST1 फॉर्म जो यूनिवर्सिटी साइंड हो और स्टूडेंट साइंड हो, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर है, प्रूफ ऑफ आपकी ट्यूशन फीस है। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको तकरीबन 10 से 11,000 यूरो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, जो तकरीबन 33 लाख लगता है। लेकिन मैं अब अपनी रिकमेंडेशन, जिस क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आपकी 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो और मिनिमम 3 मंथ ओल्ड हो, आपके अकाउंट में इतने पैसे हो। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कंप्लीट अलहदा फाइनेंशियल प्रूफ्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जहां पे आप जो है वो देख सकते हैं कि आप कैसे बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करेंगे। ठीक है, IELTS आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट स्कोर होना चाहिए, आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए, प्लस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो मोफा से अटेस्टेड हो, हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं। तो जो गैरीज के ऑफिस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ पे आप जो है वो 1 to 2 to 3 मंथ्स पहले अपनी अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेसी ऑलमोस्ट जो है वो आपको 2 वीक्स के अंदर जो है वो बता देती है, डिसीजन बता देती है। और जो इसका रियलिस्टिक सारा प्रोसेस है इस स्टडी अप्लाई करने से लेकर वीज़ा प्रोसेस, तो ये 5 to 6 मंथ का प्रोसेस है। तो इस हवाले से आपने इसको देखना है। अब सबसे लास्ट बात कि इसकी वीज़ा रेशो क्या है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। देखें, मास्टर्स की वीज़ा रेशो 95% तक है। उसकी रीज़न है कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, आपने ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री पाकिस्तान से की हुई है। बैचलर की बात करें तो उसमें वीज़ा रेशो थोड़ी सी कंप्रोमाइज है, कि उसकी रीज़न ये है कि आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बहुत कम मिलते हैं और आपका एडमिशन ही नहीं आता, इसलिए कैंडिडेट्स भी ऑलरेडी कम है और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपने 3 साल तक का आपको बजट शो करना पड़ेगा कि आपने 3 साल के आपके लिविंग एक्सपेंस वहाँ पे, और आपने इतनी ज़्यादा फीस कैसे पे करनी है। और मास्टर्स में ज़्यादा प्रोग्राम्स है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, इसलिए एप्लीकेंट भी ज़्यादा है। तो मास्टर की जो वीज़ा रेशो है वो यहाँ
यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। अब वीज़ा रिजेक्शन की रीज़न क्या है, वो इम्प्रॉपर जो है वो आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, प्रॉपर रेलेवेंट प्रोग्राम नहीं है, इनसफिशिएंट आपकी बैंक स्टेटमेंट है या जस्टिफाइड नहीं है, सफिशिएंट बड़े-बड़े उसमें डिपॉजिट्स हैं, वीक मोटिवेशन लेटर है, यूनिवर्सिटी ने तो आपको दे दिया लेकिन वीज़ा वाला आपको शायद ना दे, एम्बेसडर का आपका इंटरव्यू वीक हुआ है, फेक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या ओरिजिनल नहीं है या प्रॉपर अटेस्टेड नहीं है और आपने डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा कोई प्रोवाइड कर दिए हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा है, तब भी आपका केस जो है वो मशकूक हो जाता है। तो रियलिस्टिक बेस पे जो इनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने जो है वो देखना है, ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट से आपने उसको क्रॉस चेक करना है और उसी तरतीब में आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी के अंदर लेके जाना है। अब यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपको 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स को अलाउ है। समर हॉलीडेज में आपको फुल टाइम आपको वर्किंग आवर्स अलाउ हैं जो 37 टू 40 आवर्स पर वीक है। वर्किंग राइट्स हैं ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पे पर और जो वेज है वो तकरीबन 100 से 200 डेनिश क्रोना पर और है। काफ़ी अच्छी इनकम है यहाँ पे, आप तकरीबन पाकिस्तानी को 6000 7000 पर और यहाँ पे अर्न करते हैं। तो जो जॉब सेक्टर है उसमें हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल्स है, IT है और इसके अलावा वेयर हाउसेज वगैरह हैं, हेल्थ केयर है, मीडिया है जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको पढ़ाई के बाद आपको क्या मिलेगा। आपको फुल टाइम यहाँ पे रेजिडेंस मिल सकती है, आपको 3 साल का रेजिडेंट परमिट जॉब सीकिंग एक्सटेंशन मिलती है जिसमें आपको अगर आपके पास वर्क परमिट ना हो भी हो तभी आप फुल टाइम जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आप जो है वो किसी IT सेक्टर में या प्रोफेशनल डिग्री में जाते हैं और उसकी जॉब सिक्योर कर लेते हैं और आपकी सैलरी 36,000 यूरोज पर ईयर है, तब आप फास्ट ट्रैक पे भी जो है वो यहाँ की आप रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ की आपको लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना होगा जो B2 लेवल तक है और उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट भी ले सकते हैं और आप डेनिश सिटीजन बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ्रेंडली कंट्री है जो कॉम्पिटेंट लोगों के लिए, जिनके सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, जो वाकई में यूरोप में इजिली सेटल होना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं। अब वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जो ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट है, हमने ट्यूशन फीस पे कर दी, उसके बाद पूरे पूरे पैसे बैंक स्टेटमेंट में शो कर दिए, प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, तब भी आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप 3 मंथ ओल्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, आपके अकाउंट में सोर्स जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग है कि जब आपने अप्लाई किया उस टाइम पे आपकी क्या बैंक स्टेटमेंट थी और जब आप वीज़ा स्टेज पे पहुंचेंगे आप किस स्टेज के ऊपर होंगे। तो जो एक समझदार स्टूडेंट है वो इन सारी चीज़ों को देखता है, उसके बाद अपनी जो है वो प्लानिंग करता है। तो ये एक सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत फौरी से चीज़ें करते हैं, अपॉइंटमेंट लेट बुक करते हैं या सोचते रहते हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज़ का देखते रहते हैं, तो टाइम स्लॉट बहुत कम रह जाता है, तब उनकी वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है या अप्रूवल नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल अगर क्लासेस नेक्स्ट मंथ हैं और अभी आपने वीज़ा भी नहीं अप्लाई किया तो फिर आपको रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो फिर आपके रिजेक्शन के हाई चांसेस हैं। तो अगर आप 2026 और 27 के लिए प्रोसेस करवाना चाहते हैं, 27 की स्प्रिंग इनटेक को देखना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप के अंदर भेजा हुआ है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हम आपकी प्रोफाइल आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री आपके लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू।